Dear student, now we are going to discuss one another very important topic under the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Earlier it was CRPC. Under section 148 to 167. If you see the earlier section under the CRPC, that is 129 to 148, which is talks about the maintenance of public order and tranquility. It is one of the very important section. You know very well that in order to keep the law and order in the society, the first and foremost liability is shifted on the DM and SDM of any district. So, dear student, now we are going to discuss it one by one, each and every provision under the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, in which we talks about the मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी. क्योंकि किसी भी समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सबसे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है. समाज व्यवस्थित रूप से चले, समाज में शांति और व्यवस्था कायम रहे, इसकी जो जिम्मेदारी जो फर्स्ट ये स्टेट की सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए स्टेट जो है वो डीएम और एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के थ्रू जो है ये इस अपने इस जिम्मेदारी को जो है वो निभाता है. तो वी विल डिस्कस द ऑल द सेगमेंट्स अंडर दिस लॉ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी. वी विल डिवाइड ऑल द चैप्टर इनटू द 4 सेगमेंट. ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोगों को उसको काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ना होगा. फर्स्ट जो सेगमेंट होगा, वी विल डिस्कस सेक्शन 148 to 151 which talks about the unlawful assembly. Another division we will discuss public nuisance. We can see here that is conditional order for removal of public nuisance. ये जो section है वो section 150 earlier though it was section 133 to 143. Thereafter, we will discuss urgent cases of nuisance. We will discuss in earlier section 144 and 144A, and then last that is dispute related to the immovable property. So ये 4 अलग-अलग segment पे we will discuss in whole maintenance of public order and tranquility. Now, first we will discuss unlawful assembly. It is one of the very important aspect of the society. कभी कभी हम लोग देखते हैं अगर आप सीए के अगर आप कुछ नागरिक बिल के ऊपर देखें या रामलीला मैदान में देखें या तमाम ऐसे केसेस जो है हम लोग समाज में देखते हैं कि कभी कभी जो है अनलॉफुल असेंबली की वजह से काफ़ी समाज में तनाव होता है. इस संबंध में जो सेक्शन जो टॉक्स अबाउट द 148 to 151. सबसे 141 talks about the dispersal of lawful assembly by use of civil forces. पुलिस को यह अधिकार है कि वो कभी भी अनलॉफुल असेंबली अगर होती है, the first question arises that what is unlawful assembly. If you see under the Indian Penal Code 141 talks about the unlawful assembly. If you see the definition, that is an assembly of 5 or more person, यानी कि 5 और 5 से ज़्यादा व्यक्ति is designated as unlawful assembly. वो lawful assembly का निर्माण करेंगे if the common object of such assembly of criminal force or show of criminal force. यदि अगर 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो क्रिमिनल फोर्स को इस्तेमाल करने का है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी असेंबली को हम अनलॉफुल असेंबली करेंगे. और इस असेंबली को जो डिस्पर्स करने की पावर होगी वो जो ऑर्डर होगा वो या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देगा या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डीएम या एसडीएम आ सकते हैं या फिर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज या कोई ऐसा पुलिस थाना जिसके अंतर्गत ये अनलॉफुल असेंबली होती है, उस थाने का जो पुलिस इंचार्ज है वो. लेकिन ये जरूरी है कि पुलिस इंचार्ज जो है वो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होगा. अगर किसी थाने में इसको किसी भी पुलिस इंचार्ज को सूचना मिलती है कि उसके थाने के भीतर कोई अनलॉफुल असेंबली होने वाली होती है, तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस फोर्स को यूज़ कर सकता है और ऐसा डायरेक्शन दे सकता है. सामान्य तौर पर पुलिस जो है पहले वो अनलॉफुल असेंबली से कहती है कि वो डिस्पर्स हो जाए, जो एक इंस्ट्रक्शन देती है. अगर डिस्पर्स नहीं होते हैं तो फिर वो एक हल्का फुल्का माइल्ड फोर्सेस यूज़ करती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं सामान्य तौर पर आंसू गैस के गोले या फिर जो कैनन होता है वो या फिर जो नकली बुलेट होता है उसको फायर करते हैं, हवाई फायर करते हैं या फिर या थोड़ा बहुत लाठी
लाठीचार्ज भी करते हैं, उसके बावजूद भी अगर बिल डिस्पर्स नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में ये फोर्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर 149 को देखें, जो अर्लियर इट वाज 130, यूज ऑफ आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। कभी कभी जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है जब जो है सिविल फोर्स से जो है वो अनलॉफुल असेंबली जो है डिस्पर्स नहीं होता है। सारे कार्य करने के बावजूद भी जो है डराने धमकाने या वाटर कैनन या आंसू गैस के छोड़ने के बावजूद भी अगर वो नहीं अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे तो आर्म फोर्सेस को भी बदल ले सकती है, और ऐसी स्थिति में आर्म फोर्सेस के अधिकारी को जो है वो तत्काल उससे सहायता मांगी जा सकती है। और ये जो आर्म फोर्सेस के अधिकारी के जो सहायता मांगी जाएगी वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक वाला जो है वो अधिकारी यानी डीएम जो है स्पेशली जो है सामान्य केसेस में वो इसकी मांग करता है। जहां पर 151 टॉक्स अबाउट द जो अर्लियर 132 था, 150 जो अर्लियर 131 था, पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्सेस ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली। कभी कभी आर्म फोर्सेस के अधिकारी को लगता है कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, और ऐसी स्थिति में अगर उसके पास कम्युनिकेशन के लिए यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कम्युनिकेशन के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो ऐसी स्थिति में आर्म फोर्सेस के कुछ अधिकारी जो हैं वो चाहे तो जो हायर रैंक के अधिकारी होते हैं वो चाहे तो अपने जुडिक्शन में जो है वो उस अनलॉफुल असेंबली को जो है डिस्पर्स कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 सेक्शन जो है, सेक्शन 148, 149 और 150 जो है which talks about the dispersal of unlawful assembly by use of either police forces or armed forces। जहाँ तक 151 में की बात की गई है, 151 में जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो पुलिस ऑफिसर्स और आर्म फोर्स के अधिकारी को, अगर पुलिस ऑफिसर्स या आर्म फोर्स के अधिकारी जो है अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए कोई भी ऑर्डर देते हैं तो ऐसे किसी भी ऑर्डर को जो है 151 के तहत नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ऑफिसर ऑफ फॉर एक्ट डन अंडर सेक्शन 129, 130 एंड 131। यानी कि इन 3 सेक्शन में अगर ऑफिसर्स कोई आदेश देता है अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए तो कोई भी न्यायालय में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट की जा सकती है। अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी होगी तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, अगर डीएम है तो, या आर्म फोर्सेस के अधिकारी, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन, बगैर परमिशन लिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन बगैर लिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई भी एक्शन इस आधार पर नहीं इनिशिएट किया सकता है कि उन्होंने अनलॉफुल असेंबली को रोकने के लिए कोई आदेश दिया है। तो ये 3 सेक्शन विच टॉक्स अबाउट द अनलॉफुल असेंबली। नाउ कम टू द further, that is which is very important section, that is conditional order for removal of public nuisance, which is very important to maintain the law and order in the society. कभी कभी इस 152 अर्लियर इट वाज 133 में कुछ मजिस्ट्रेट को डीएम को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि 6 ऐसी सरकमस्टांसेस है, 6 ऐसे सिचुएशन है जब वो कंडीशनल ऑर्डर पारित कर सकता है इस उपरोक्त कृत्य को रोकने के लिए। ये 6 जो एक्ट है वो ये उसको अगर देखें तो इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर पब्लिक प्लेसेस, अगर एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस जैसे रास्ता, नदी, कैनाल पर अगर किसी व्यक्ति ने अनऑथराइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन किया हुआ है जिससे कि पब्लिक एट लार्ज को नुकसान होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बात स्पष्ट है कि ये जो 6 जो कंडीशनल ऑर्डर मजिस्ट्रेट देगा वो ऑर्डर इसलिए देगा कि इससे पब्लिक एट लार्ज को न्यूसेंस होता है, और जो राइट्स उसको दिए गए हैं डिफरेंट अधिनियम के अंतर्गत, संवैधानिक राइट्स जो दिए गए हैं, जो वैधानिक राइट दिए गए हैं, उस राइट्स को वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। कोई व्यक्ति उस राइट्स को
एक्सरसाइज करने में ऑब्स्टेकल उत्पन्न करता है, या कोई ऐसे कार्य करता है या ओमिशन करता है जिससे कि अगले व्यक्ति को, पब्लिक एट लार्ज को वो खतरा हो जाता है, उसकी जान माल को खतरा होता है, उसके पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज करने में खतरा होता है। ऐसे स्थिति में मजिस्ट्रेट को यह ऑर्डर है, पावर है कि वो ये कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है। तो उसी अनुक्रम में ये कहा गया है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस ऐसा करता है पब्लिक प्लेसेस पर, चाहे वो रास्ते पर, चाहे रिवर पर, चाहे कैनाल पर, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर देकर ऐसे ऑब्स्ट्रकल को रोक सकता है। ये डे टू डे रूटीन में ये जनरली ऑर्डर वो मजिस्ट्रेट पारित करता है। या दूसरा है कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज विच इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि कोई ऐसा ट्रेड ऑक्यूपेशन या कोई ऐसा व्यापार किया जा सकता है जो कि इंजरियस टू हेल्थ है और जिससे किसी पब्लिक एट लार्ज के सेहत को खतरा होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कोई अफीम की खेती करता है या कोई पोर्नोग्राफी बनाता है या कोई अश्लील चीजें सामग्री को बेचता वगैरह है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वो इसे प्रिवेंट करने के लिए आदेश दे सकते हैं, कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकता है। तीसरा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, टेंट और डिस्पर्सल ऑफ एनी सब्सटेंसेस, यानी कि कोई ऐसी बिल्डिंग है, टेंट है जहां पर, या कोई ऐसी सामग्री है जिसके डिस्पोजल पर एक्सप्लोजन हो सकता है या विस्फोटक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है ऐसे कृत्य को जो है वो रोक सकता है। चौथा है एनी बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर और एनी ट्री likely to fall and cause injury to person living। तो अगर ऐसा कोई ट्री, ऐसा कोई पेड़ है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई जर्जर बिल्डिंग्स है जिससे कि गिरने से पब्लिक एट लार्ज को भयंकर लाइफ और इंजरीज का सामना करना पड़ सकता है, या कोई ऐसा बड़ा सा नीम का पेड़ है या बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें जो है वो काफ़ी कमजोर हो चुकी है और काफ़ी, अगर वो गिरेगा तो कई व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को ये आदेश दे सकता है कि ऐसे ट्री को रिमूवल, रिपेयर और सपोर्ट करने का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। ये पांचवा जो है एनी टैंक, वेल और एक्सकेवेशन एडजेसेंट टू एनी वे और पब्लिक प्लेसेस शुड बी फेंस्ड। अगर कोई ऐसा नाला है, नदी है या तालाब है या कोई ऐसा को बोरिंग किया गया है जिसके जो कि काफ़ी बड़े गड्ढा किया जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर बोरिंग अगर ओपन रहता है तो कोई छोटे छोटे बच्चे उसमें घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, उसको निकालने में बहुत मुश्किल हो जाती है, कभी कभी बच्चे की डेथ भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई कहीं बोरिंग की गई है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसकी फेंसिंग कराना जो है वो अत्यंत आवश्यकता है। अगर फेंसिंग नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है। या फिर एनी डेंजरस एनिमल शुड बी डिस्ट्रॉय, कन्फाइन और डिस्पोज ऑफ, या कोई ऐसा एनिमल्स है जैसे हम लोग देखते हैं कोई सांड है जो पागल हो चुका है, वो भीड़ में जाता है तो तमाम लोगों को इंजरीज कारित करता है, या फिर कोई पागल कुत्ता है, ऐसी स्थिति में ऐसे कुत्ते को या तो कन्फाइन किया जाए या तो डिस्पोजल ऑफ किया जाए या फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इस संबंध में सारे आदेश जो देने की जो पावर होती है, तो अगर आप देखें तो कुल मिला के जो 6 प्रकार के जो सिचुएशन होते हैं जिसमें कि त्वरित कार्रवाई की जा सकती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए, प्रिवेंशन और रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए तमाम ऑर्डर जो है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रोविजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसको हम लोग को जो ध्यान में रखना होगा। ये जो 152 या अर्लियर 133 का जो आदेश होता है वो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है वो पारित किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी अथॉराइज है कि पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के लिए कोई आदेश पारित कर सकता है। और ये जो आदेश पारित करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो ऑर्डर 152 में जो मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित, जो डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया जाता है, ये इस ऑर्डर को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर को रोकने के लिए आदेश दिया जाता है। और अभी हम सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को हम लोग मेंशन करेंगे जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर पब्लिक एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है डीएम या एसडीएम को होती है और कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। अर्थात मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दे दिया है तो किसी भी सिविल कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें जो सेक्शन 153 की बात कर रही है, सर्विस ऑफ ऑर्डर,
जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा इस छह सिचुएशन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दिया जाता है, या व्यक्ति के खिलाफ या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ या किसी भी अन्य व्यक्ति को जो ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन या हार्डल क्रिएट करता है या हैजार्डियस सब्सटेंसेस को अपने पास रखता है, ऐसे स्थिति में ऐसे व्यक्ति को खिलाफ जो ऑर्डर पारित किया जाता है उसकी सर्विस की जो तामील होगी वो उसी प्रकार से होती है जो ज़्यादातर समन के केस जो ज़्यादातर समन के केसेस में किया जाता है। और अगर समन के केस में स्पष्ट कहा गया कि व्यक्ति उस समन को नहीं लेता है या उसको लेने में इवेट करता है, बचता है, तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं नोटिफिकेशन के, उस नोटिफिकेशन के आधार पर सर्विस की तामील करा सकता है। Section 154 earlier 135 talks about the person to whom order is addressed to obey or so call। 135 में कहा गया, अर्लियर 154 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ ये ऑर्डर पारित किया जाता है, वो इससे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो तुरंत उस ऑर्डर की तामील करे। अगर ऑर्डर यानी मजिस्ट्रेट ने जो भी ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर को जो है वो जो है स्पष्ट तौर पर उस कार्यों से करने को जो ऑर्डर में कहा गया है वो करे, या ऑर्डर को न करने को कहा गया तो वो ना करे। अगर आप देखें तो साफ साफ कहा गया है कि पहला इसमें ही में कैरी आउट द ऑर्डर एंड सेकेंडली ही में सो कॉज अगेंस्ट ऑर्डर। यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है ये या तो कहता है कि उस जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर जो देता है उसका वो ऑर्डर का पालन करे, या दूसरा मजिस्ट्रेट ये भी कर सकता है कि वो व्यक्ति रूप में वो उसके सामने उपस्थित हो और वो सो कॉज भी कर सकता है व्यक्ति को। तो ये ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि उसको क्या करना है। 136 में जहाँ तक बात है 150 जो नई संहिता में की धारा 155 में कहा गया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलिंग। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर को पारित करने में विफल रहता है या अपने आप को असफल करता है, तो ऐसी स्थिति में वो इंडियन पिनल कोड की धारा 188 के अंतर्गत भी पनिशमेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ इस संहिता के अंतर्गत भी उसे नॉन कंप्लायंस ऑर्डर में पनिश किया जा सकता है। जहां तक 156 की बात है, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। जहाँ पर अगर कोई जो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई ऑर्डर पारित किया जाता है उसके पास वो इस पर 3 प्रोसीडिंग हम लोग को देखनी होगी। कि पहला है कि जिसके खिलाफ ऑर्डर पारित किया जाता है, अगर मजिस्ट्रेट चाहता है कि वो 135 में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो, अगर वो व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होता है और वो इस बात को नकारता है कि जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ पारित किया है वो ऐसा किसी भी पब्लिक राइट्स का वायलेशन नहीं कर रहा है, और पहला वो डिनाई करे, और दूसरा है कि वो व्यक्ति जो है वो कुछ रिलायबल एविडेंसेस को भी मजिस्ट्रेट को फर्निश करता है। यानी कि वो 135 में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है और साथ ही साथ कुछ उसके पास रिलायबल एविडेंसेस है जिससे ये प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने किसी भी पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन नहीं किया है। यानी जो 133 का जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने पारित किया है उसके खिलाफ उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके खिलाफ वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर पारित करे। और तीसरा है कि सच एविडेंस शैल बी लीगल एविडेंसेस। मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो एविडेंसेस उसके द्वारा दिया गया है वो लीगल एविडेंसेस है जिसमें कि वो डिनाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वहीं पर 137 में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मजिस्ट्रेट के खिलाफ जो भी मजिस्ट्रेट जो 133 में जो भी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया है वो उस 153 या नियर 133 की प्रोसीडिंग जो है 156 और 137 में अर्लियर में ये स्टॉप कर देगा। जैसे ही इस व्यक्ति को लगता है कि व्यक्ति ने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे कि पब्लिक राइट्स का डिनायल हुआ है या पब्लिक न्यूसेंस हुआ है, ऐसी स्थिति में सारी कार्रवाई 156 में स्टॉप मानी जाएगी। 157 में स्पष्ट तौर पर कहा गया, यानी लेकिन याद रखिएगा ये व्यक्ति जो है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन देनी होगी, रिलायबल एविडेंसेस देने होंगे जिससे कि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए कि उसने कोई भी पब्लिक न्यूसेंस नहीं पारित किया है। 157 में कहा गया है प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कॉज। अगर जो है मजिस्ट्रेट ने 133 में या नई संहिता में 153 में 152 में कोई कंडीशनल ऑर्डर पारित किया है, किसी व्यक्ति ने अगर कोई ऑब्स्टेकल किया है या कोई ऐसा ट्रेड बिजनेस कर रहा है जिससे कि वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति 135 में अपीयर होता है और अपीयर होने के बाद जो एविडेंसेस शो करता है वो सेटिस्फाइड नहीं है या मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ऑर्डर इसमें दिया गया है वो ऑर्डर सही है, तो ऐसी स्थिति में 157 में जो है
है वो ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा। और अगर ये ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाता है तो यहाँ देखिएगा, ऑर्डर दो स्थितियों में एब्सोल्यूट हो रहा है दोस्तों। पहला है 136 में भी, यहाँ भी 155 में नहीं संहिता में, कि अगर वो मजिस्ट्रेट ने उसे 135 में बुलाया है और 136 में अर्लियर में ये वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता मजिस्ट्रेट के सामने, तब ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा। या फिर अगर वो या 136 में अगर ऑर्डर वो अपीयर भी होता है 138 में, और साथ ही साथ वो कोई ऐसा एविडेंसेस नहीं दे सकता है जिससे कि मजिस्ट्रेट सर्टिफाई हो कि उसने कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में 157 में और 155 में दो जगह पर ये ऑर्डर जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। और अगर ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा तो उसको प्रॉपर सजा जो है इस अधिनियम के अंतर्गत दी जाएगी। साथ ही साथ 4 ऐसे सेक्शन है जहां पर मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो डायरेक्शन इशू कर कोई एडिशनल पावर दिया गया है। ये 4 है। 158 में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन, अगर मजिस्ट्रेट चाहेगा तो किसी भी मामले का जो है वो 135 और 137 में सेटिस्फाई होने के लिए वो लोकल इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। साथ ही साथ लोकल इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस भी कर सकता है, यानी कि किसी एक्सपर्ट के जो किसी एक्सपर्ट को जो है वो एग्जामिन भी कर सकता है। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट 140 में चाहेगा, यानी 159 में नहीं सहता है, फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिटन इंस्ट्रक्शन भी मजिस्ट्रेट जो है इस संबंध में पारित कर सकता है, जो कि पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के संबंध में मजिस्ट्रेट कोई भी रिटन स्टेटमेंट जो है वो इस संबंध में पारित कर सकता है। यहाँ पर साथ ही साथ 161 में जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ पर जुडिक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, अगर कोई भी इंक्वायरी पेंडिंग है, क्योंकि मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होता है वो कंडीशनल ऑर्डर होता है, ये हो सकता है कि कोई इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग चल रही है। ऐसी स्थिति में अगर अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो ये जरूरी है कि तुरंत ऐसे अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। अगर अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन को तुरंत रोका नहीं गया तो ऐसी स्थिति में जो ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है उस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो इंजंक्शन पारित करने की पावर जो है 161 में जो इंजंक्शन पारित करने की पावर भी मजिस्ट्रेट के पास है दोस्तों। जैसे आपको पता होगा सीपीसी में भी टेम्पोररी इंजंक्शन पारित किया जा सकता है, जबकि स्पेशल रिलीफ एक्ट में परपेचुअल इंजंक्शन पारित किया जाता है। यहाँ पर जो टेम्पोररी इंजंक्शन जहाँ जो 152 में जो 6 सिचुएशन है उसमें मजिस्ट्रेट चाहेगा 161 में तो इंजंक्शन जो है वो टेम्पोररी इंजंक्शन पारित कर सकता है, यानी किसी को अगर कोई अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट ये कह सकता है कि उस अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन को तत्काल प्रभाव से वो जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन रखी जाए, इसे टेम्पोररी इंजंक्शन के रूप में जो है वो उससे जारी कर सकता है। साथ ही साथ 162 में कहा गया कि मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटिशन और कंटिन्यूस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, अगर कोई व्यक्ति लगातार रिपीटिशन कर रहा है, पब्लिक और न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, लगातार न्यूसेंस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है 162 में जो उसे पावर है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट तौर पर कह सकता है कि वो इस तरह से ऑब्स्टकल्स या न्यूसेंस जो है वो न करे, अदरवाइज जो है वो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे। दोस्तों यहाँ पर एक केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तोगड़िया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो मजिस्ट्रेट का ये ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के खिलाफ कोई भी सिविल कोर्ट में या किसी भी न्यायालय को इस ऑर्डर को एग्जामिन करने की पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पष्ट तौर पर है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो तत्कालीन जो किसी भी जिले का जो डीएम होता है, एसडीएम होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो चूंकि जनता के बीच में रहता है और वो उसको लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से तमाम रिपोर्ट उसके पास होती है और उस रिपोर्ट के आधार पर या इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो है वो कार्रवाई करता है। अतः ऐसी किसी कार्रवाई को कोर्ट को इसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। यानी कोर्ट ने स्पष्ट रूप कहा है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई कार्य कर रहा है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को ऐसे आदेश में इंटरवीन करने से रोकना चाहिए। Dear student, what we have already studied that under section 152 earlier it was 133 6 ऐसी सिचुएशन है जहां मजिस्ट्रेट को ये लगता है
कि अगर ये सिचुएशन 6 सिचुएशन राइजेस कर रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, या कोई कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन कर रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग टेंट और डिस्पोजल कर रहा है, या बिल्डिंग टेंट या स्ट्रक्चर और एनी अदर ट्रीज लाइकली टू फॉल कॉज हो रहा है, या एनी टेंट वॉल और एक्सकेवेशन एडिशन टू द एनी वे, या एनी डेंजरस एनिमल्स जो है ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये 6 सिचुएशन के आधार पर मजिस्ट्रेट को 6 ऑर्डर पारित करने का आदेश है। अगर पहला ऑर्डर क्रिएट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट ये आदेश पारित करेगा टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शंस और न्यूसेंस। अगर दूसरा वाला कोई सिचुएशन इमर्ज कर रहा है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देगा टू डिसिट फ्रॉम कैरिंग ऑन और टू रिमूव और रेगुलेट इन सच ए मैनर एज में बी डायरेक्टेड, जैसा मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा। तीसरा वाला अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग टेंट और डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंसेस कर रहा है, अगर क्रिएट हो रहा है तो ऐसे स्थिति में आदेश होगा टू प्रिवेंट और स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग और टू अल्टर द डिस्पोजल ऑफ सच सब्सटेंसेस। अगर चौथा वाला हो रहा है तो ऐसी स्थिति में टू रिमूव रिपेयर और सपोर्ट सच बिल्डिंग टेंट और स्ट्रक्चर और टू रिमूव और सपोर्ट सच ट्रीज। या पांचों वाला और हो रहा है, अगर कोई ऐसा खुदाई की गई है जिसके आसपास फेंसिंग नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में फेंसिंग करने का आदेश दे सकता है। या फिर अगर कोई एनिमल्स है जो घातक हो गया है तो ऐसी स्थिति में टू डिस्ट्रॉय कन्फाइन और डिस्पोज ऑफ सच डेंजरस एनिमल्स के बारे में कोई भी आदेश दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये 6 सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में 6 ऑर्डर जो है व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये 6 ऑर्डर पारित कर सकता है। ये ऑर्डर अगर हो जाता है तो इस ऑर्डर की तामील जो है 153 में बताई गई है कि सर्विस दिया, जिस व्यक्ति के खिलाफ ये ऑर्डर पारित किया जाता है उस व्यक्ति को ये सर्विस किया जाएगा। सर्विस अगर सर्विस में या तो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर दे सकता है कि वो जो कि 152 में जो ऑर्डर पारित किया गया है उस ऑर्डर की वो तामील करे, या फिर वो इन पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो। 155 में कहा गया है कि अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में 188 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत वो पनिशमेंट का दोषी पाया जाएगा और ये ऑर्डर जो है वो फाइनल हो जाएगा, यानी वो ऑर्डर जो है एब्सोल्यूट हो जाएगा। 153(6) में कहा गया है कि अगर व्यक्ति उपस्थित होता है और अपने पब्लिक राइट को डिनाई करता है और डिनाइड इस आधार पर करता है कि उसके पास कोई रिलायबल एविडेंसेस है जिससे कि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 156 में मजिस्ट्रेट जो है वो सारी प्रोसीडिंग को समाप्त कर देगा उसके अगेंस्ट। 157 में कहा गया है कि अगर या तो उपस्थित नहीं होता है या उपस्थित होता है, वो सेटिस्फाई एविडेंसेस नहीं दे पाता है कि वो पब्लिक न्यूसेंस नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है ऑर्डर जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। और ऑर्डर एब्सोल्यूट जो 155 में हो रहा है, 157 में हो रहा है, ये ऑर्डर एब्सोल्यूट होने का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो 141 में कहा गया है। 141 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाता है तो उस एब्सोल्यूट ऑर्डर के खिलाफ किसी भी न्यायालय में जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, यानी 136 और 138 जो अर्लियर है उसके 155 और 157 के का ऑर्डर अगर एब्सोल्यूट हो जाता है तो किसी भी न्यायालय में इसे क्वेश्चन नहीं किया सकता है। but there is no such bar to exclude order under section B question in the civil code। किसी भी ऑर्डर को इसमें वार नहीं किया सकता। 141 में इसका इफेक्ट बताया गया कि इस ऑर्डर को एक्सक्लूड होने पर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो कुल साथ ही साथ 4 ऐसे सेक्शन है जहां पर मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है। ये पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर चैप्टर 11 ऑफ द कोड 158 में पावर है कि वो कोई मजिस्ट्रेट जो है वो 133 में जो ऑर्डर पारित किया गया है उसमें उसका वो लोकल इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, साथ ही साथ एक्सपर्ट से वो राय भी ले सकता है। 159 में पावर है मजिस्ट्रेट के पास जो है अगर वो लोकल इन्वेस्टिगेशन करा रहा है या एक्सपर्ट की राय ले रहा है तो ऐसी स्थिति में वो कोई रिटेन इंस्ट्रक्शन भी पारित कर सकता है इस 6 के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। 161 में कहा गया है कि अगर इस 6 सिचुएशन एराइज हो रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट चाहेगा तो इंजंक्शन भी पारित कर सकता है। ये इंजंक्शन जो है टेम्प्रोरी हो सकता है इन नेचर का, ताकि कोई अगर कार्य किया जा रहा है तो तत्काल प्रभाव से उसे रोक दिया जाए, या कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है तो तत्काल प्रभाव से उसे रोका जा सके। इस संबंध में इस संबंध में जो इंजंक्शन पारित करने की पावर मजिस्ट्रेट के पास 161 में दी गई है। साथ ही साथ अगर व्यक्ति लगातार किसी कार्य को रिपीटिशन कर रहा है या पब्लिक न्यूसेंस
कारित करना जारी किए हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में 162 में पावर है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो ऐसे कार्यों को वो प्रोहिबिट करने का आदेश दे सकता है। तो चार पावर जो है 158, 9, 61 और 62 में चार पावर जो है मजिस्ट्रेट को दे रखा गया है, जिसके तहत पर वो इस्तेमाल करके इन परिस्थितियों को वो निपटने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। जो लास्ट अब जो नेक्स्ट जो सेक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज टॉक अबाउट द अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रिहेंडेड डेंजर which talks about the section 163. earlier it was 144. जब हम लोग छोटे थे तो जनरली हम लोग ये देखते थे कि सुनने में आया था कि फलाने जगह पर वो धारा 144 लागू है। तो हम लोगों ने धारा 144 को काफ़ी नज़दीक से देखा तो था, लेकिन क्या होता है ये हम लोगों को नहीं मालूम था। तो अगर आप देखें तो धारा 144 एक ऐसी धारा है जो तमाम केसेस में तमाम जगह पर और तमाम प्लेसेस पर जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता रहा है। काफ़ी यूज टू सेक्शन है जो हर जगह जनरली हर समाज के हर हिस्से में जनरली हम लोग पाते हैं कि दुनिया भारत के किसी कोने में ये 144 जनरली वो लगा रहता है। तो ये काफ़ी फ्रिक्वेंट यूज वाला सेक्शन है। पावर टू यूज ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रिहेंडेड। समाज में अगर कोई ऐसा न्यूसेंस हो रहा है, कोई ऐसी जिससे कि पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो अपसेट हो रही है, या कोई ऐसा चीज़ हो रहा है जिससे कि दंगा भड़कने की संभावना है या पब्लिक पीस को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट चाहेगा तो 144 को लागू करा सकता है। 144 का जो लागू जो कराने के जो पावर होती है वो तीन लोगों को, जो जनरली ये पूरे के पूरे चैप्टर में ये तीन लोगों को पावर दी गई है, डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर इन तीनों को ये लगता है कि कोई ऐसा सिचुएशन एराइज हो गई है जहाँ के अर्जेंट केसेज, यहाँ पर देखिए सामान्य केसेस से अधिक तुरंत कार्रवाई की तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, यानी कि किसी दूसरे पक्षकार को सुनने का कोई यहाँ पर अवसर नहीं मिलता है। मजिस्ट्रेट के संज्ञा में जैसे ही होता है कि कोई इमीडिएट पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इरप्ट करने की को खतरा है, कोई ऐसा डेंजर है जिससे कि पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी तुरंत इरप्ट हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट तुरंत आदेश दे सकता है बगैर एक दूसरे पार्टी को सुने। ये जो आदेश होता है, ये जो धारा 144 लागू होती है वो मैक्सिमम 2 महीने तक लगातार जारी हो सकती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो इसको 6 महीने और 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकता है। ज़्यादातर अगर आप देखें तो ये जो अगर हम आप भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 19 में जो तमाम राइट्स दिए गए, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली एंड राइट टू असेंबल एंड सो मेनी अदर राइट हैज बीन enshrined under the article 19 subclause 1 of the Indian Constitution. But side by side we have already seen that under article 19 subclause 2 talks about the public order के अगर डिस्टर्ब हो रहा है, पीस को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो 90 subclause 2 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पारित करने की पावर भी जो है जो लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास दी गई है। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को देखें तो ये ऑर्डर क्यों पारित किया जाता है, जो 4 ऐसी अवस्थाएं जब ये ऑर्डर पारित किया जाता है कि जनरली अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोई रुकावट किया जा रहा है, एनॉयंस किया जा रहा है, इंजरीज की जा रही है पब्लिक के अगेंस्ट, या फिर ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है, कोई एक्ट ऐसा है जो डेंजर टू ह्यूमन लाइफ है, जो मनुष्य के जीवन के लिए खतरा है, या फिर ऐसा कोई कृत्य किया जा रहा है जिससे कि डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, राइट्स एंड एफरे होने की आशंका है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये 3 सिचुएशन में जो है ये ऑर्डर पारित किया जा सकता है, जो लगातार 2 महीने तक रह सकता है। साथ ही साथ ये ज़्यादातर केसेस में ये एक्स पार्टी ऑर्डर पारित किया जाता है। सामान्य का नियम है, जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहती है कि जब भी दोनों पार्टी को सुनकर ही ये ऑर्डर पारित किया जाना चाहिए। जैसे देखें 152 में जो है 154 और 157 में जो हम पाएंगे कि व्यक्ति को उपस्थित होने के कहा जाता है कि क्यों न उसके खिलाफ को पब्लिक ऑर्डर पारित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर एक्स पार्टी यहाँ पर दूसरे पार्टी को सुनने का इतना समय नहीं है मजिस्ट्रेट के पास। ज़्यादातर केसेस में ये जो है ये एक्स पार्टी ऑर्डर ही पारित किया जाता है।
और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो 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 152 में जो जब हम ऑर्डर पारित करेंगे तो 153 में सर्विस ऑफ ऑर्डर करते हैं, यानी दूसरे पार्टी को जिसके खिलाफ आदेश पारित किया जाता है उस ऑर्डर को हम सर्व कराते हैं। यहाँ पर ऑर्डर सर्व करने की भी जरूरत नहीं होती है, सीधे वो ऑर्डर को इम्पोज करा जाता है। जैसे कि हम लोग अर्लियर केसेस में देखे थे कि 144 को जनरली लोग चैलेंज करते हैं, तमाम केसेस में इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है कि ये ऐसा ऑर्डर है जो कि कोई मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिशनरी पावर से यूज़ कर सकता है और कोई भी लोकल सूचना मिलने पर या ये तमाम जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी है इसमें या तो मजिस्ट्रेट को कहीं से सूचना मिलती है या स्वतः संज्ञान लेता है, तो ऐसी स्थिति में ये आर्बिट्रेरी पावर भी कभी कभी मजिस्ट्रेट इशू कर देता है। इसलिए आधार पर तमाम बार इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, लेकिन तमाम केसेस में कोर्ट ने कहा, जैसे कि स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पढ़ी तोगड़िया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि जो धारा 129, 30 और 144 में जो अर्लियर जो है 148, 49, 50, 51 और साथ ही साथ जो 163 यानी अर्लियर 144 में जो ऑर्डर पारित करने की एसडीएम, डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है, ये किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास यह पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमेशा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग होते हैं, यानी आईएएस पीसीएस के लोग ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो आईएएस और पीसीएस होते हैं, ये आईएएस वगैरह होते हैं जो जिसके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में पावर होते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की ज़्यादा सक्षम होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया गया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट नॉट टू इंटरवीन द मैटर रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर विच इज़ प्राइमरली द डोमेन ऑफ द concerned administrative authority. I mean to say about the DM and SDM. They are by and large the best to assess and to handle the situation depending upon the particular needs and necessity within their special knowledge. तो स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कोर्ट को जो है वो डीएम और एसडीएम का जो ऑर्डर इस चैप्टर 11 में दिया जाता है, उस ऑर्डर को में इंटरवीन करने को जनरली बचना चाहिए, क्योंकि डीएम और एसडीएम जो है वो जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और उनको जो इनपुट मिलता है उस आधार पर अगर कोई इस आधार पर यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए वो कोई ऑर्डर पारित करते हैं, तो इस ऑर्डर पर कोर्ट जो है कभी भी कोर्ट को इस पर इंटरवीन नहीं करना चाहिए। और इसी तरह के आदेश को जो है मधु लिमे वर्सेस एसडीएम AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट के केस में भी कहा गया था कि जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अगर कोई दिया जाता है जिसमें कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत ही कम होना चाहिए। तो स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस there is a maintenance of public order and tranquility. We have divided all this topic into the four segment. First, we have already discussed unlawful assembly, which talks about the section 148 to 151. Thereafter, we have discussed public nuisance, which is enshrined under 152 to 162 in new Sanhita. Thereafter, we have discussed urgent cases of nuisance, which is 166, section 166, and earlier it was 144, जिसमें कि जो कि हम लोग कर्फ्यू के नाम से भी जानते हैं. And under 144, we have already discussed several grounds and when the magistrate can pass an order under these sections. One thing is very clear that as per the 144 and now it is 166 is exceptional cases. It is generally not being imposed in every cases. When the magistrate realizes that imminent threat of the breach of peace and tranquility, then magistrate can impose the curfew under the certain areas. If you see that a Latin word which is known as sine qua non for an action under section 144 is urgency requiring immediate intervention where there is no time or opportunity for the other course. यानी कि ये जो सेक्शन 144 का जो कर्फ्यू लगता है वो
इमीडिएट थ्रेट अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, ये इस डिस्क्रिशनरी इन नेचर होता है कि मजिस्ट्रेट या तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, एफआईआर के आधार पर, या फिर खुद ही उसको ऐसे कोई सूचना लोकल बॉडी से मिली है कि इमीडिएट थ्रेट होने की संभावना है जिससे कि पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में 166 के अंतर्गत वो इमीडिएट कार्रवाई कर सकता है। Or last, now we are going to discuss the dispute related to immovable property, which talks about the section 164 to section 167. There are four sections under this topic. Section 164, 5, 6 and 7. Now one by one we will discuss rest of the remaining section. 164 talks about the procedure where dispute concerning land or water is likely to cause breach of peace. अगर आप डियर स्टूडेंट, इफ यू सी दैट, जो पूरा का पूरा जो सेक्शन चैप्टर 11 का जो पूरा का पूरा पार्ट है, वो उसकी एक आधारशिला सिर्फ एक चीज़ पर आधारित है, वो है या तो ब्रीच ऑफ पीस होगा, या ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी होगी, या ब्रीच ऑफ पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी, ब्रीच ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं, ये आधार हैं जिसके ऊपर जो है वो मजिस्ट्रेट कार्रवाई करता है और इमीडिएट एक्शन लेता है इस पूरे के पूरे सेक्शन 11 के अंतर्गत। यानी कि कोई भी ऐसा कृत्य हो रहा है जिससे कि पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को खतरा है, यानी कि किसी व्यक्ति के या दो व्यक्तियों के ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिससे कि जो कि अगर स्प्रेड होंगे तो ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी को खतरा होगा, या तो ऐसे या लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को खतरा होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो बातें कही गई है इस अगर सेक्शन 164 को देखेंगे, वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर, यानी कि अगर कोई ऐसा मामला है जो कि लैंड या वाटर या लैंड और वाटर की बाउंड्री से रिलेटेड कोई मामला है जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ये तुरंत सॉल्व नहीं किया गया तो इससे जो है ब्रीच ऑफ पीस या सिक्योरिटी को खतरा है, ऐसी स्थिति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु पास ऑर्डर, दैट इज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो ऑर्डर पारित कर सकता है। व्हेन ऑर्डर पास, कब ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करेगा, जब या तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर या अदर इंफॉर्मेशन रिसीव बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अदर इंफॉर्मेशन ये कोई भी हो सकता है, स्वयं के नॉलेज में हो सकता है या कोई दूसरे व्यक्ति के थ्रू या नॉलेज में आ सकता है। यहाँ पर व्हाट ऑर्डर पास, क्या ऑर्डर पास करेगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन और बाय हिज प्लीडर विद रिटन स्टेटमेंट। यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है ये ऑर्डर ये पारित करता है कि जो डिस्प्यूटेड पार्टी है वो जो है वो उसके सामने इन पर्सन आए या फिर अपने प्लीडर के माध्यम से उपस्थित हो। यहाँ पर एक बात स्टूडेंट जानने वाली बात है, जो सेक्शन 144 से लेकर 148 यानी कि पूरा का पूरा जो सेक्शन है 145 से लेकर 148 तक का जो पूरा मामला है, ये जो है पोजीशन ऑफ लैंड which includes जो when we talking about the possession of land, ऐसी स्थिति में लैंड से पोजीशन ऑफ लैंड से मतलब है इंक्लूड बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स etc and right to their use। ये जब when we are talking about the land, it means building, market, fisheries, crops, इस सभी चीज इस लैंड के अंतर्गत समाहित हो जाती है। तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट जो है दोनों पार्टी को वो अपने पास बुलाएगा या फिर स्वयं के माध्यम से, या वो कहेगा कि दोनों खुद ही वो आप इन पर्सन आइए या फिर अपने प्लीडर के माध्यम से आइए, और जब वो उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में जो है वो एक निश्चित टाइम और डेट देगा। इस निश्चित टाइम और डेट पर दोनों को ही ये कहा जाएगा कि वो अपने एक्चुअल पोजीशन जो कि सब्जेक्ट मैटर पर है, डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर पर जो उसका एक्चुअल पोजीशन है, उसके संबंध में वो रिटन स्टेटमेंट दे, यानी साक्ष्य प्रस्तुत करे कि किस पर उसका कब्जा है और किस व्यक्ति का उस पर उसका राइट्स है उसका कब्जे को बनाए रखने का। तो अगर तो इसमें 164 में जो है वो कार्रवाई में मजिस्ट्रेट इस तरह के आदेश को पारित करता है। यहाँ पर जो ग्राउंड है 144(5) का ग्राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीच ऑफ पीस के है, दो लोगों के जो वाटर और लैंड के या बाउंड्रीज के विवाद पर अगर ब्रीच ऑफ पीस का वायलेशन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये सेक्शन 164 अप्लाई करता है। जहाँ तक सेक्शन 165 की बात है तो पावर टू अटैच सब्जेक्ट
ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट को राइट्स है कि अगर वो चाहे तो उसको लग रहा है कि जो ये जो डिस्प्यूटेड लैंड और वाटर है उसके संबंध में जो किसी भी पार्टी का उस पर पोजीशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर 3 चीजें सेटिस्फाई मजिस्ट्रेट खुद करता है। इफ ही कंसीडर द केस टू बी वन ऑफ इमरजेंसी, पहले तो इमरजेंसी की इमीडिएट त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। दूसरा है इफ ही डिसाइड दैट नन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज इन पोजीशन, दोनों ही पार्टी में से किसी का उस डिस्प्यूटेड लैंड पर या वाटर पर पोजीशन नहीं है, और इफ ही कैन नॉट डिसाइड विच ऑफ देम वाज इन पोजीशन, ना ही वो इस बात पर को डिसाइड करने में समर्थ है कि उस पर किसका कब्जा है, यानी तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है तुरंत ही अटैचमेंट ऑर्डर पारित करता है, और ये अटैचमेंट ऑर्डर पारित करने के बाद वो तुरंत रिसीवर को अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर 2 बातें कही गई हैं। एक बात है कि पहली तो मजिस्ट्रेट जो है 146 के अंतर्गत जो है वो रिसीवर वो अटैचमेंट की कार्रवाई शुरू करता है और साथ ही साथ रिसीवर को अपॉइंट करता है। तो 2 बातें 146 के अंतर्गत बताई गई है। यहाँ पर यहाँ तो 2-3 चीजें बहुत ही आवश्यक है जानने का है। जो रिसीवर का जो कार्य होता है वो है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से वो एसेस करता है, उस पर जो लायबिलिटी इनकर होती है वो चीज करता है, साथ ही साथ उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को सेल करने के संबंध में और अमाउंट रिकवर करने के संबंध में ये प्रोसीडिंग प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर रिसीवर एक अपॉइंट करने की जो पावर है यहाँ पर 165 के अंतर्गत ये मजिस्ट्रेट दी गई है। सामान्य तौर पर रिसीवर अपॉइंट करने की पावर जो है वो सिविल कोर्ट की होती है। सिविल कोर्ट जो है अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है तो उस संबंध में अगर टाइटल में डिसाइड करने में सिविल कोर्ट को अगर दिक्कत हो रही है तो रिसीवर अपॉइंट करके वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को सेल करने की कार्रवाई करता है। तो सामान्य अनुक्रम में रिसीवर को अपॉइंट करने के पावर जो है वो सिविल कोर्ट को है, और रिसीवर के कार्य और फंक्शन भी जो है वो सीपीसी के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर कभी कभी इमरजेंट कार्रवाई में डीएम या एसडीएम जो है वो रिसीवर अपॉइंट करता है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा दोस्तों कि एक बार अगर एसडीएम डीएम ने कोई रिसीवर अपॉइंट कर दिया और बाद में कोई सिविल कोर्ट ने भी उसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई किसी बात का निपटारा करते हुए कोई रिसीवर अपॉइंट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो डीएम है या एसडीएम और डीएम के द्वारा अपॉइंट किया गया रिसीवर को ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि वो अपने सारे पावर्स जो है और सारे जो कार्रवाई है वो जो सिविल कोर्ट के द्वारा रिसीवर अपॉइंट किया गया उसको दे दे, और फिर वो सिविल कोर्ट के द्वारा जो रिसीवर अपॉइंट करेगा वही सारे कार्य करेगा, इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेगा। तो कुल मिला के ये जो यहाँ पर जो है वो रिसीवर को नियुक्त करने का पावर जो है वो जो है डीएम या एसडीएम को दिया जाता है। और कब वो रिसीवर नियुक्त करेगा, जब या तो पुलिस रिपोर्ट पर या अदर फंक्शन जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास आता है, तब ऐसी स्थिति में, या फिर इमीडिएट उसको थ्रेट है तब ऐसी स्थिति में वो अटैचमेंट और रिसीवर के नियुक्त करने का अधिकार जो है डीएम या एसडीएम को दिया गया है। और लास्ट जो दूसरा नेक्स्ट सेक्शन है 166 जो है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। यहाँ पर जो अगर हेडिंग देखेंगे तो 164 की हेडिंग और 166 की हेडिंग में लगभग समानता है, लेकिन दोनों के बीच में बस अंतर यह है कि यहाँ पर लैंड वाटर या उसकी बाउंड्री को लेकर यानी मालिकाना हक को लेकर कोई डिस्प्यूट है, ऐसी स्थिति में ये सेक्शन 164 अप्लाई करता है। जबकि सेक्शन 166 जो है डिस्प्यूटेड वाटर और लैंड के यूज को लेकर राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड, यानी यहाँ पर राइट के जो राइट्स ऑफ यूज ऑफ लैंड को लेकर और वाटर को लेकर यहाँ पर दिक्कत है। यानी दोनों के बीच में अंतर को अगर देखें तो यहाँ पर राइट्स ऑफ यूज की बात नहीं की गई है 164 में, जबकि 166 में राइट ऑफ यूज की बात की गई। बाकी सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो 164 वाले यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और यानी कि अगर आप देखें कि लास्ट सेक्शन है 167 विच टॉक्स अबाउट द लोकल इंक्वायरी, जो कि अर्लियर जो सीआरपीसी में सेक्शन 148 में इसकी व्यवस्था की गई थी। लोकल इंक्वायरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द एनी, क्योंकि इसे एकदम लास्ट में इसलिए रखा गया है कि ये बहुत ही आवश्यक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कौन ऑर्डर पास करेगा? डीएम और डीएम। क्यों ऑर्डर पास करेंगे?
क्योंकि जब सेक्शन 164 यानी प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूटेड कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू अराइज बीच ऑफ पीस, या फिर सेक्शन 165 पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर, या फिर 166 में डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट टू यूज ऑफ लैंड को लेकर कोई जो डिस्प्यूट हो रहा है उस डिस्प्यूट की वस्तु स्थिति को जानने के लिए, यानी कि उसको मजिस्ट्रेट को समझना है कि क्यों ये डिस्प्यूट हो रहा है और इस पर किसका मालिकाना हक है और क्यों उस संबंध में फर्दर प्रोसीडिंग की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसको समझने के लिए वो इंक्वायरी करता है। यानी कि वो इंक्वायरी करके ये समझना चाहता है कि इस डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टी है उसके संबंध में कौन सही है और कौन गलत है, यानी इंक्वायरी कराकर वो इस चीज को देखेगा। और ये इंक्वायरी डीएम या एसडीएम या तो स्वयं कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर से करा सकता है। तो यहाँ पर जो 164, 65, 66 की वस्तु स्थिति को जानने के लिए लोकल इंक्वायरी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि डीएम या एसडीएम अपने लोकल अपने सबऑर्डिनेट से या करवा सकता है। और जब वो सबऑर्डिनेट इंक्वायरी करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट डीएम या एसडीएम को देते हैं तो ये भी जो इंक्वायरी रिपोर्ट होती है वो एविडेंस का पार्ट बनती है। तो कुल मिलाकर आप दोस्तों अगर आप देखें तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, जिसको कि हम लोग 4 भागों में अलग अलग विभाजित करके देखे थे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द सेक्शन वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।